हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी सेंटर में। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का आज तीसरा चैप्टर इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र हम लोग पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं, कैसे चीज़ें होती हैं। देखिए दोस्तों, पर्यावरण का यह टॉपिक नेट, जेआरएफ, पीजीटी और जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम भी दे रहे हो तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। विषय को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से और गहराई से समझाया है, बहुत ही डीप में जा करके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्लास पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम का चैनल जो है, हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं उसको कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इस चैप्टर में हम इकोटोन को भी समझेंगे, इकोक्लाइन को भी समझेंगे और सेरे को भी समझेंगे अच्छी तरीके से कि ये चीज़ें क्या होती हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक इकोसिस्टम का पूरा एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है। देखिए, इकोसिस्टम में सूर्य का प्रकाश भी है और उसमें होने वाले डिस्टर्बेंसेस भी हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी छोटे छोटे हैं और या फिर जो बड़े बड़े भी हैं, जो पानी के अंदर भी रहने वाले हैं, पानी के बाहर भी रहने वाले हैं। बड़े बड़े पेड़ पौधे और छोटी छोटी घासें भी एक इकोसिस्टम के अंदर आती हैं। तो ये पूरा क्या है, एक पारिस्थितिकी तंत्र है, एक इकोसिस्टम है जो एक घेरे के अंदर है, एक आवरण के अंदर है। अगर हम आप इसको कह लें तो एक आवरण के अंदर है, एक घेरे के अंदर ये हमारा इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है। अब बात करेंगे इसके डेफिनेशंस की कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। तो देखिए, इकोसिस्टम सबसे पहले 1935 में एजी टांसले नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, ये प्रस्तावित किया गया था। लेकिन इनसे पहले भी कुछ विद्वानों ने इकोसिस्टम को बताया है, लेकिन अलग अलग नामों से बताया है। जैसे कि इन्होंने भी जैविक और अजैविक घटकों के अध्ययन को बताया है। देखिए, जैसे इसमें कार्ल मोबियस थे, 1877 में ही इन्होंने बायोसिनोसिस नामक वर्ड दिया था कि पेड़ पौधों और जंतुओं का अध्ययन अगर हम करते हैं तो उसको बायोसिनोसिस बोलेंगे। एस.ए. फोर्सु महोदय ने 1887 में माइक्रोकॉज्म वर्ड दिया था। इसके बाद फ्रेडरिक ने 1930 में होलोकोइन वर्ड दिया था। सुखाचेव ने इसके बाद 1944 में जियोबायोसिनोसिस नामक शब्द दिया था, जिसमें जंतुओं को और जमीन से जुड़े कार्यों को पढ़ते थे, उसका अध्ययन करते थे। इसके बाद थियानमैन ने 1939 में बायोसिस्टम शब्द दिया था। तो इन शब्दों को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है। लेकिन जो सबसे सरल है, जो प्रस्तावित है, जिसको सब लोगों ने एक्सेप्ट किया और हर जगह पढ़ाया जाता है, वो 1935 में इको सिस्टम शब्द जो कि टांसले द्वारा दिया गया था 1935 में, उसको सर्वमान्य माना जाता है। देखिए, टांसले ने कहा था कि किसी एकल क्षेत्र में मिलने वाले सभी जीवधारी तथा वातावरण मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। कोई एक क्षेत्र है, कोई एकल क्षेत्र है, उसमें जितने भी जीवधारी हैं और उस क्षेत्र का जो भी वातावरण है वो सब मिल करके क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर एक जीवधारी है, जैसे मान लीजिए कि हम एक जीव प्लांट की बात करते हैं, कोई प्लांट कम्युनिटी है। अब इस प्लांट कम्युनिटी के बाहर बाहर इसका जो भी वातावरण है, इसका ये क्या बनाएगा, इकोसिस्टम बनाएगा। इकोसिस्टम बहुत छोटे पैमाने पर भी हो सकता है, या फिर इसमें और भी चीज़ें अगर हम इंक्लूड करेंगे तो बड़े पैमाने पर हो सकता है, या फिर ये बहुत बड़े पैमाने पर भी हो सकता है। तो इसका कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि आप समझिए कि जैसे एक गौशाला है, एक गौशाला है तो एक गौशाला भी जो है कि इकोसिस्टम हो सकता है। और पूरा आपका वायुमंडल भी इकोसिस्टम हो सकता है। जैसे आप पेड़, अगर हम किसी पेड़ की बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे कि ये कोई पेड़ है तो ये पूरा पेड़ भी इकोसिस्टम हो सकता है, या इस पेड़ का कोई भाग, कोई एक छोटा सा भाग, या इसके जड़ों में रहने वाले जीवों का भी अपना एक इकोसिस्टम हो सकता है। तो इकोसिस्टम किसी भी प्रकार का हो सकता है, जो कि टांसले महोदय ने बताया था। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि टांसले ने कहा था कि देखिए, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के दो भाग होते हैं। पहला, किसी क्षेत्रीय इकाई में निवास करने वाले जीवधारियों का समूह, कोई एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक स्पेशल एरिया है जिसमें
कुछ जीवधारी निवास कर रहे हैं और उस क्षेत्रीय इकाई का भौतिक पदार्थ व निवास क्षेत्र। मतलब कि समझिए, टांसले के अनुसार किसी भी इकाई में निवास करने वाले जीवधारियों का समूह, जैसे एक इकाई हो गई, एक यहाँ पर यूनिट हो गया, फंक्शन हो गया जो कार्य कर रहा है, इसमें जितने भी जीवधारी हैं वो सब इसके अंदर हैं और उस क्षेत्रीय इकाई का भौतिक पदार्थ व निवास क्षेत्र, और जिस वो जीवधारी जिस इकाई में रह रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप समझिएगा। अगर हम और इसको डिटेल में अगर हम डिस्कस करें तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना जीवों तथा अजैविक संगठनों से होती है। अगर हम कह लें तो अगर हम किसी क्षेत्र के आधार पर जब बात करते हैं तो क्षेत्र के आधार पर दो चीजें आती हैं, एक तो जैविक और दूसरा अजैविक। तो जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक किसी क्षेत्र में अगर निवास करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं कि इनका एक इकोसिस्टम है। ठीक है, इसको हम समझेंगे। अब इकोसिस्टम देखिए, अगर हमने इससे पिछले क्लास में हमने पारिस्थितिकी की बात की थी, है ना, यानी कि इकोलॉजी की बात की थी। तो इकोलॉजी वाला क्लास अगर आप नहीं देखें तो उसको जाकर के देखिएगा। इकोलॉजी में हमने कहा था कि इकोलॉजी इज द स्टडी। इकोलॉजी क्या है, एक अध्ययन है, पारिस्थितिकी एक अध्ययन है जो जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य जो भी अंतर क्रियाएं होती हैं, जो भी अंतर क्रिया होती है, इन अंतर क्रिया को हम उसमें उसका अध्ययन करते हैं, वो स्टडी है। लेकिन इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम स्टडी नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार है सिस्टम का। सिस्टम, ये सिस्टम ही है, ये एक तंत्र है। सबसे पहले अगर हम तंत्र की बात करेंगे तो तंत्र क्या होता है, तंत्र कुछ लोगों का समूह होता है ना, कुछ चीजों का समूह होता है जिसको हम सिस्टम बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं। आइए अब हम पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं को देख लेते हैं। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के तीन मूल संघटक हैं। पारिस्थितिक तंत्र के तीन मूल संघटक हैं। पहला ऊर्जा, बिना ऊर्जा के कोई भी पारिस्थितिक तंत्र चलेगा नहीं। दूसरा जैविक संघटक और तीसरा अजैविक संघटक। पारिस्थितिक तंत्र के तीन मूल संघटक हैं, ऊर्जा संघटक, जैविक संघटक और अजैविक संघटक। पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। पहली विशेषता यह है कि इसके तीन संघटक होंगे, ऊर्जा, जैविक और अजैविक, ये तो होंगे ही होंगे उसमें। इसके अलावा अगर पहला पॉइंट हो जाए, इसके अलावा अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो पारिस्थितिक तंत्र का क्षेत्रीय आयाम होता है। पारिस्थितिक तंत्र का, आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं, क्षेत्रीय आयाम होता है। क्षेत्रीय आयाम अभी मैं आपको समझाऊंगा क्षेत्रीय आयाम क्या होता है। क्षेत्रीय आयाम यानी कि स्पेशियल डायमेंशन, स्पेशियल डायमेंशन। देखिए, क्षेत्रीय आयाम क्या होता है, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र एक निश्चित क्षेत्र धारण करता है। ठीक ना, कोई भी पारिस्थितिक क्षेत्र एक निश्चित क्षेत्र धारण करता है और उसी क्षेत्र में, उसी पार्टिकुलर क्षेत्र में उसकी हम चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि अगर ये कोई इलाका हो, अगर इसमें हम एक पेड़ लगा दें या एक पेड़ हो, ये पूरा पेड़ भी पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है, या इस पेड़ का कोई एक ऊपर का टहनी जहां पर कोई विशेष जैसे घोंसला बना करके कोई पक्षी रह रही है तो उसका भी अपना पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है, या इसकी जड़ों में रहने वाले छोटे छोटे जीवों का भी अपना पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है। तो इसका एक क्षेत्रीय आयाम होता है, स्पेशल डायमेंशन होता है कि कहाँ तक ये है, कहाँ तक है। ठीक ना, अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों का अलग अलग आयाम होता है। अब हम अगर तीसरी बात देखें तो पारिस्थितिक तंत्र का समय आयाम भी होता है। पारिस्थितिक तंत्र का समय आयाम भी होता है, यानी कि टाइम डायमेंशन। पारिस्थितिक तंत्र का टाइम डायमेंशन भी होता है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। टाइम डायमेंशन का मतलब कि क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र एक समय के साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना किसी समय की हम बात करें, क्योंकि समय के साथ ये बदलते भी रहते हैं, तो बिना समय को हम इसको हम बता नहीं सकते। तो इसका एक समय आयाम भी होता है। इसके अलावा चौथी बात, सब विशेषताओं के अंतर्गत आता है, ये पारिस्थितिक तंत्र एक ओपन सिस्टम होता है।
पारिस्थितिक तंत्र एक ओपन सिस्टम होता है, तो इसको आप याद रखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र एक ओपन सिस्टम होता है, मतलब खुला तंत्र है। खुला तंत्र वो तंत्र होता है जिसमें ऊर्जा का या पदार्थों का, जिसमें ऊर्जा का या पदार्थ का लगातार आउटपुट और इनपुट देखने को मिलता है। लगातार आउटपुट और इनपुट मतलब कि इसका किसी क्षेत्र से बाहर जाना और बाहर से ऊर्जा और पदार्थ का उस क्षेत्र में अंदर आना, ये पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है कि ऊर्जा या पदार्थ लगातार उसमें से बाहर जाते रहेंगे और बाहर से उसमें अंदर की तरफ आते रहेंगे। इसके अलावा पारिस्थितिक तंत्र एक कार्यशील इकाई है, ये हमेशा चलने वाली सतत प्रक्रिया है। कार्यशील इकाई है, ये क्या है, फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, ये लगातार चलता रहेगा, ये रुक नहीं सकता। इसके अलावा इसकी निजी उत्पादकता होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, पारिस्थितिक तंत्रों की निजी उत्पादकता होती है। ठीक है, तो आप समझिएगा इनकी उत्पादकता जो होती है वो निजी होती है। इसके अलावा इसमें स्केल डायमेंशन भी होता है। 7 नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो स्केल डायमेंशन भी होता है, यानी कि मापक आयाम भी होता है। हम मीजर भी करते हैं कि ये कहाँ तक है, कितने तक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक पौधे की जड़ में भी पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है, जैसा कि हमने बताया पौधे की जड़ में भी पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है, और उसके ऊपरी पेड़ के ऊपरी टहनी पर भी पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है, या पूरा भी हो सकता है। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र क्या है कि अच्छा क्षेत्रीय, अभी हमने आपको ऊपर बताया कि स्पेशल डायमेंशन क्षेत्रीय आयाम भी है और स्केल आयाम भी है, लेकिन आप सोचेंगे बता तो वही रहे, नहीं, डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि आयाम बहुत छोटे आकार का भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें इसकी जड़ का क्षेत्र की बात करते हैं तो बड़ा से छोटा सब आता है, लेकिन हम आयाम की अगर बात करते हैं तो ये एक लघु आकार का होता है या बृहत्तर आकार का भी होता है, लेकिन ये कई डिफरेंसेस इसके होते हैं, कई चोटियों में ये इसको विभाजित करता है। ठीक है, तो इन चीजों को आप समझिएगा। इसके अलावा पारिस्थितिक तंत्र का विकास और विकास की प्रक्रिया भी बहुत कई तरीके से चलती है, जिसको हम आगे समझेंगे कि क्या है, कैसे है, क्या चीजें हैं उसमें, आगे भी हम उसको देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या है, उसकी बातें क्या है, ये चीजें हम समझेंगे, उसको देखेंगे। देखिए, इकोसिस्टम के बहुत सारे प्रकार होते हैं और इन प्रकारों को हमें समझना है कि क्या क्या प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए, अगर हम मुख्य रूप से बात करेंगे, है ना, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल का मतलब कि स्थलीय, एक्वाटिक का मतलब होता है जलीय। ठीक है, टेरेस्ट्रियल का मतलब स्थलीय, एक्वाटिक का मतलब जलीय। स्थलीय की बात करेंगे और जलीय की बात करेंगे। देखिए, एन इकोसिस्टम कैन बी स्मॉल एन as an oasis in the desert or as large as an ocean covering thousands of kilometers। इकोसिस्टम एक ओआसिस की तरह, जैसे कि मरुद्यान होता है ना, उस रेगिस्तानों में, रेगिस्तान में जहाँ पर ये पूरा रेगिस्तान है, इसमें किसी छोटे इलाके में जहाँ पानी होता है उसको हम ओआसिस बोलते हैं, मरुद्यान बोलते हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं और जानवर पानी पीने के लिए आते हैं। तो इतना छोटा भी हो सकता है और महासागरों की तरह बड़े से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम प्रकारों के आधार पर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम। इसके पिछले क्लास में हमने आपको इकोलॉजी पढ़ाई थी, तो उसमें भी ये चीजें आपको बताई थी। तो इकोलॉजी का जो वो वाला पार्ट था वही आपका इकोसिस्टम भी बोला जा सकता है। अब इकोसिस्टम है क्या चीज, आप इसको समझिएगा। अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम में बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें कि टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, ये तो दो प्रकार का हो गया। अगर हम हैबिटेट की बात करते हैं, अगर हम हैबिटेट की बात करते हैं तो हैबिटेट के आधार पर भी हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे कि टेरेस्ट्रियल, अब टेरेस्ट्रियल में अगर बात आएगा तो हैबिटेट की अगर हम बात करेंगे तो जंगल में रहने वाले, ठीक है, जंगली यानी कि वन पारिस्थितिक तंत्र। इसके अलावा पर्वत पारिस्थितिक तंत्र। इसके अलावा हम और भी बात कर सकते हैं ना,
मिट्टी पारिस्थितिक तंत्र, मतलब कुछ भी इसमें आ सकता है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र। रेगिस्तानी में हम दो प्रकार की बात कर सकते हैं, क्या, शीत रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र और उच्च ताप रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र। तो किसी भी तरीके से हम इसको बांट सकते हैं। अगर जलीय की बात करेंगे तो ताजे जल वाले पारिस्थितिक तंत्र और खारे जल वाले, यानी कि समुद्र आ जाएगा उसमें। अब उसमें नदी आ जाएगा, झील आ जाएगा, है ना, उसमें हम नदी लिख सकते हैं, उसमें हम झील को बता सकते हैं। तो कई प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हो सकते हैं। क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं इकोक्लाइन के आधार पर आने वाले पारिस्थितिक तंत्र को, तो इकोक्लाइन के आधार पर हम आगे भी आपको बताएंगे, हम इकोक्लाइन को समझाएंगे आपको कि आगे इकोक्लाइन क्या होता है। देखिए, तो इकोक्लाइन के आधार पर हम आगे आपको बांट के दिखाएंगे। इसके अलावा अगर हम उपयोग के आधार पर बात करते हैं, तो उपयोग के आधार पर भी कई तरीके से इसको बांटा जाता है। जैसे कि ओडम महोदय ने 1959 में नेट प्राथमिक उत्पादन और कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर बताया था कि देखिए यहाँ से दो होते हैं, एक तो कल्टीवेटेड होते हैं यानी कि कृषित होते हैं, और दूसरा क्या होता है, अकृषित होता है। अगर हम कृषित में बात करेंगे तो अलग अलग इकोसिस्टम को बांटते हैं, जैसे कि चाय का, है ना, चाय का, गेहूं का, धान का, गन्ने का इकोसिस्टम। तो अलग अलग परिस्थितियों की हम चर्चा करते हैं, अलग अलग फसलों की चर्चा करते हैं। वहीं अगर अकृषित की बात करते हैं तो अकृषित में घास आता है, अकृषित में बंजर भूमि है, दलदल क्षेत्र आता है। तो अकृषित में ऐसी सारी चीजें आती हैं जिनको डिवाइड किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें, ऊर्जा के स्रोत तथा स्तर के आधार पर वर्गीकरण भी इसका किया गया है। पारिस्थितिक तंत्रों का वर्गीकरण ऊर्जा के स्रोत तथा स्तर के आधार पर भी किया गया है, और ये वर्गीकरण ओडम महोदय ने, ये वर्गीकरण ईपी ओडम महोदय ने 1975 में किया हुआ है। अब देख लेते हैं ऊर्जा के स्रोत तथा स्तर के आधार पर वर्गीकरण कौन कौन से हैं। तो पहला है इसमें सोलर पावर्ड इकोसिस्टम। सोलर पावर्ड इकोसिस्टम वे तंत्र होते हैं जिनका संचालन सौर ऊर्जा द्वारा ही होता है, अन्य किसी भी स्रोत से ऊर्जा की आपूर्ति नहीं होती है। मतलब कि जो सोलर पावर्ड है, यानी कि जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा के अलावा अन्य दूसरा कोई भी स्रोत नहीं होता है ऐसे इकोसिस्टम का। जैसे कि खुले सागर, प्राकृतिक वन, अगर हम इसमें कुछ उदाहरण लिखें तो खुले सागर हो जाएगा, पारिस्थितिक वन हो जाएंगे, पारिस्थितिक वन हो जाएंगे। पारिस्थितिक वन के अलावा घास के मैदान, घास के मैदान, आगे गहरी झीलें, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है। अब इसमें हम ये भी देख लेते हैं कि इसमें ऊर्जा का प्रवाह किस तरीके से होता है। देखिए, तो सोलर पावर्ड इकोसिस्टम में जो औसत वार्षिक ऊर्जा का प्रवाह होता है वो 2000 किलो कैलोरी होता है। आप इसको नोट कर सकते हैं, 2000 किलो कैलोरी प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष होता है। सोलर पावर्ड इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं कि इसमें वार्षिक ऊर्जा का प्रवाह जो औसत रूप से है 2000 किलो कैलोरी प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष होता है। अगर हम दूसरी बात करेंगे, नेचर सब्सिडाइज्ड सोलर पावर सिस्टम, मतलब कि सोलर पावर तो है ही, सौर ऊर्जा तो इसमें लग ही रहा है, इसके अलावा नेचर भी अपना योगदान दे रही है, प्रकृति अनुपूरित योगदान भी उसको मिल रहा है। जैसे मान लीजिए कि किसी इकोसिस्टम में सूर्य की ऊर्जा तो मिल ही रही है, इसके अलावा उसमें बहने वाली नदी, आने वाला ज्वार, धरातलीय वाही जल या वायु का प्रवाह, ये जो नेचर भी उसको क्या कर रही है, एनर्जी प्रोवाइड करा रही है। इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं नेचर सब्सिडाइज्ड सोलर पावर्ड इकोसिस्टम।
इसमें क्या होता है, पदार्थों का पुनर्चक्रण होता है, भूत जैव रासायनिक चक्र चलता है आता है, बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। देखिए तो ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि सोलर पावर तो मिल ही रहा है, इसके अलावा प्रकृति ने भी अपनी ऊर्जा लगा दी, किसके द्वारा, बहता हुआ जल है, चाहे ज्वारी है, तो जो ज्वार भटाते हैं उसने अपनी ताकत लगा दी, या फिर और किसी तरीके से वाही जल जो है ताकत लगा रहा है, चलने वाली हवाएं ताकत लगा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होगा वो और ज्यादा होगा। तो इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह किया गया है वो लगभग 20,000 किलो कैलोरी किया गया है। इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह है वो 20,000 किलो कैलोरी प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष, नोट कर लीजिए, इसमें किया गया है। आगे अगर हम बात करेंगे मैन सब्सिडाइज्ड सोलर पावर इकोसिस्टम का, तो मैन सब्सिडाइज का मतलब क्या है कि सोलर पावर तो है ही, सौर ऊर्जा तो मिल रहा है, लेकिन अब क्या किया, उसमें मानवों ने, उसमें इंसानों ने अपना योगदान दिया, मानव ने अपना योगदान दिया, इंसान ने अपना योगदान दिया। इस तरह की परिस्थिति तंत्र में सामान्य रूप से कृषि की बात आती है, जहां पर सोलर सिस्टम यानी कि सौर ऊर्जा, सौर तंत्र का प्रयोग होता है और मानव अपने विभिन्न प्रौद्योगिकी और तकनीकी को उसमें लगाता है। इसके अलावा अगला जो हम बात करेंगे, इसकी जो ऊर्जा का प्रवाह जो इसमें होता है वो काफी कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। इसके बाद हम अगर फ्यूल पावर्ड इकोसिस्टम की बात करेंगे, ईंधन चालित इकोसिस्टम की बात करेंगे, तो ये मुख्य रूप से क्या होता है कि नगरीय क्षेत्र होता है, और नगरीय क्षेत्र के अलावा ये मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र होता है। यहाँ से क्वेश्चन जो है कंपटीशन में आते हैं। ये जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ऊर्जा के स्रोत तथा स्तर के आधार पर वर्गीकरण, सिविल में हो चाहे नेट में हो, यहाँ से क्वेश्चन देखे गए हैं। तो बिल्कुल डीप नॉलेज है, इसको आप नोट करके रखिएगा, याद करके रखिएगा। फ्यूल पावर्ड में नगरीय और औद्योगिक इकोसिस्टम आता है। नगरीय और औद्योगिक क्या होता है, जहां पर सब कुछ मानव द्वारा किया जाता है और इसका भी ऊर्जा का प्रवाह बहुत ज्यादा कम होता है। लेकिन अब इसमें एक ये भी चीज याद रखना है कि फ्यूल पावर्ड इकोसिस्टम पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये जो इकोसिस्टम है ये पूरे इकोसिस्टम को खराब करता है, यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम को भी ये डैमेज करके रखता है। अगर हम बात करेंगे फंक्शन की कि ये कार्य कैसे करता है, पारिस्थितिक तंत्र कार्य कैसे करता है। देखिए पारिस्थितिक तंत्र की कार्यशीलता की अगर हम बात करते हैं तो पारिस्थितिक तंत्र की कार्यशीलता ऊर्जा प्रवाह के प्रतिरूप पर निर्भर करती है, क्योंकि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के जीवित संगठनों के सभी पक्ष ऊर्जा प्रवाह पर आश्रित होते हैं। जिस तरीके से इसका फंक्शन होगा, जैसे भी एनर्जी फ्लो होगा, अगर हम एनर्जी फ्लो की बात करेंगे, ऊर्जा का प्रवाह जिस तरीके से होगा, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र उसी ऊर्जा के नियम से काम करेगा। देखिए ऊर्जा का प्रतिरूप और प्रवाह ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियमों द्वारा संचालित होते हैं। आगे मैं और सारी चीजें डिस्कस करूंगा, पहले इसको समझ लेते हैं। अगर हम ऊर्जा के प्रवाह की बात करेंगे तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है ऊष्मागतिकी के दो नियमों पर चलता है। पहला नियम क्या कहता है कि स्थिर द्रव्यमान वाले तंत्र में न तो ऊर्जा का सृजन होता है और ना ही उसका विनाश होता है, यानी कि जिस इकोसिस्टम का जो मास है वो कांस्टेंट है, रुका हुआ है। तो पहला नियम ये कहता है कि न तो ऊर्जा इसमें बनेगी और ना ही इसका विनाश होगा। तो दो बातें यहां से होंगी, ठीक है। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, अर्थात ऊर्जा जो है आउटपुट एंड इनपुट द्वारा क्या होती है, बैलेंस हो जाती है, संतुलित हो जाती है, ठीक है। जितनी ऊर्जा बाहर जाती है उतनी ऊर्जा अंदर आ जाती है, यानी कि वहां पर कोई ह्रास नहीं होता है ऊर्जा का। तो इसको बोलते हैं आउटपुट इनपुट। वो पूरे इकोसिस्टम की ऊर्जा एक समान रूप से बनी रहती है। इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करेंगे तो जब कोई भी कार्य संपादित हो रहा है, किसी इकोसिस्टम में जब कोई भी कार्य चल रहा है, संपादित हो रहा है, तो इसमें ऊर्जा का क्या होता है, विसरण होता है। विसरण का अर्थ है इसका फैलाव होता है, इसमें ऊर्जा का विसरण हो जाता है ना। अर्थात देखिए ऊर्जा का जब एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरण तथा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो ऊर्जा के कुछ भाग का विसरण हो जाता है, और वह विसरित ऊर्जा, जो ऊर्जा का विसरण हो चुका है, जो जिस ऊर्जा का फैलाव हो चुका है, वो पुनः दोबारा इस तंत्र में वापस नहीं आ पाती है। और जितने ऊर्जा के जितने भाग का
विसरण होता है, इसकी जितनी भाग का या हम कह लें जितनी मात्रा का विसरण होता है वह ऊर्जा कभी वापस उसमें नहीं आती है, लेकिन जाती कहाँ है, वह ऊर्जा वायुमंडल में चली जाती है। वह ऊर्जा उष्मा के रूप में, याद रखिएगा, किसके रूप में, उष्मा के रूप में चेंज हो जाती है और वायुमंडल में चली जाती है। तो इस तरीके से उष्मागतिकी का दोनों नियम पारिस्थितिक तंत्र के फंक्शन पे लगता है, कार्य करता है। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि देखिए इसका जो प्रोसेस है वो बायोलॉजिकल है, जो कि स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है, लिविंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। अगर हम आगे बात करें कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा कुछ पदार्थों के द्वारा संचालित होती है, तो कौन कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को भी हम समझेंगे। ठीक है, देखिए मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे तो 3 प्रकार के पोषक तत्व तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उसकी ऊर्जा को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला है माइक्रो एलिमेंट। अगर हम बात करेंगे तो पहला है माइक्रो एलिमेंट। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो माइक्रो होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आता है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आता है। अगर हम दूसरा बात करेंगे तो माइक्रो के बाद मैक्रो, MACRO, मैक्रो एलिमेंट आता है। मैक्रो क्या होता है भाई? ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक आते हैं। इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसके अलावा फास्फोरस हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर क्या आता है? देखिए ये क्या मैं बता रहा हूँ, पारिस्थितिक तंत्र में संचरित होने वाले पोषक तत्व। एक पारिस्थितिक तंत्र में उसके फंक्शन को चलाने के लिए जितने पोषक तत्व संचरित होते हैं, यानी जिन पोषक तत्वों का प्रवाह होता है, उनको 3 भागों में बांटते हैं। पहला माइक्रो, माइक्रो का यानी कि प्रमुख तत्व। मैक्रो, मैक्रो को बोलेंगे मैक्रो, प्रमुख तत्व मैक्रो है, सॉरी, इसको मैक्रो, MACRO, प्रमुख तत्व मैक्रो। मैक्रो का मतलब कि जो मुख्य इंपॉर्टेंट है, उसके अंतर्गत ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन आते हैं। ठीक है, इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, सबसे ज्यादा यही यूज किए जाते हैं। क्या? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरे पर आता है माइक्रो, यानी कि सूक्ष्म, यानी कि पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सब क्या है, थोड़ा थोड़ा इनका जरूरत पड़ता है, बहुत ज्यादा इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। और तीसरा क्या है? विरल, ट्रेस एलिमेंट इनको कहते हैं, जिनकी कभी कभी आवश्यकता पड़ती है हमेशा, जैसे कि लोहा, जस्ता, मैंगनीज, कोबाल्ट, है ना, Fe लोहा, जस्ता, ठीक है, कोबाल्ट, ये सब, इसको ट्रेस एलिमेंट का नाम दिया जाता है। तो ट्रेस एलिमेंट कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए ट्रेस एलिमेंट क्या होता है। तो ट्रेस एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो मुख्य रूप से पौधे प्रयोग करते हैं, और ट्रेस एलिमेंट के अंतर्गत 100 एलिमेंट आते हैं, 100 एलिमेंट आते हैं। ठीक है, और 100 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक ना, थोड़ी थोड़ी चीजों की जरूरत इसमें पड़ती है, जिनको हम ट्रेस एलिमेंट का नाम देते हैं। अगर इसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम की, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता की। देखिए हमने आपको विशेषताओं में बताया था कि पारिस्थितिक तंत्र की अपनी एक व्यक्तिगत उत्पादकता होती है। तो व्यक्तिगत उत्पादकता को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम इसमें 2 बातें समझते हैं। पहली बात क्या है कि पोषण स्तर की जब हम बात करते हैं, या फिर अन्य चीजों की हम बात करते हैं, पोषण स्तर को एक अलग क्लास में मैं आपको बताऊंगा, तो वहां और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं कि देखिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि उत्पादकता का अर्थ क्या होता है। पोषण स्तर 1 में स्वपोषित पौधों द्वारा सौरिक ऊर्जा तथा पोषक तत्वों का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण विधि से प्रति समय इकाई में जैविक पदार्थों या ऊर्जा की वृद्धि दर। एक इकाई हो गया, इसमें जैविक पदार्थ या ऊर्जा किस दर से, हम अगर बात करें किस दर से, यानी कि किस रेट से ये बढ़ रहा है, उस पर ये डिपेंड करता है उत्पादकता कि उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, जिस दर से उसमें पदार्थ या ऊर्जा की क्या होगी, वृद्धि होगी। उत्पादकता का मतलब कि वृद्धि, कितनी वृद्धि हो रही है, कितनी चीजें आ रही हैं उसमें। ठीक है, देखिए इसमें 2 चीजें आती हैं। पहला आता है जीपीपी। इसमें अगर हम जीपीपी की बात करेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, पोषण स्तर 1 में स्वपोषित पौधों द्वारा उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा की सकल मात्रा को जीपीपी कहते हैं, सकल प्राथमिक उत्पादन कहते हैं, इसको जीपीपी कहते हैं, यानी कि सकल प्राथमिक
उत्पादन, सकल प्राथमिक उत्पादन हम इसको कहते हैं, जीपीपी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, जितनी भी रासायनिक ऊर्जा की कुल उत्पादन हो रहा है पोषण स्तर 1 में, अगर हम बात करें पोषण स्तर 1 में जितना भी रासायनिक ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है उसको हम कहते हैं सकल प्राथमिक उत्पादन, जीपीपी। दूसरा होता है एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। पोषण स्तर 1 में जितनी ऊर्जा संचित हो जाती है उसको शुद्ध प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, नेट, यानी कि शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। अच्छे से इसको समझिएगा, ध्यान से, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, धैर्य रखते हुए, क्योंकि अंत समय तक जो युद्ध में बना रहता है वही विजेता होता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। पोषण जीपीपी क्या था, सकल प्राथमिक उत्पादन क्या था, है ना। ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन क्या था कि पोषण स्तर 1 में जितनी भी रासायनिक ऊर्जा में वृद्धि हो जा रही है उसको जीपीपी कहते थे। तो वृद्धि, ये क्या है, वृद्धि की दर है, वृद्धि जितनी हो रही है। एनपीपी क्या है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन क्या है, जितनी ऊर्जा या जितना पदार्थ उसमें स्थिर है या किसी इकोसिस्टम में संचित है उसको हम एनपीपी बोलते हैं, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन बोलते हैं। आर.एच. व्हिटेकर और जी.एम. उडवेल महोदय ने नेट प्राथमिक उत्पादकता को डिसाइड किया था, यानी कि एनपीपी को निकाला था। किसने, नाम नोट कर लीजिएगा, व्हिटेकर महोदय और उडवेल ने, एंड जी.एम. उडवेल, जी.एम. उडवेल महोदय ने एनपीपी को निकाला था, एनपीपी को डिसाइड किया था। तो इन्होंने बताया था कि देखिए, संपूर्ण पृथ्वी की, अगर हम कुल पृथ्वी की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी की जो कुल उत्पादकता है वो 320 ग्राम है। कैसे 320 ग्राम है, प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है, प्रति मीटर स्क्वायर प्रति ईयर। आप इसको याद है, किसकी, पृथ्वी की। अगर हम संपूर्ण पृथ्वी की बात करते हैं, केवल पृथ्वी की बात करते हैं, संपूर्ण पृथ्वी का बात करते हैं तब। लेकिन अगर हम छोटे छोटे चीजों की बात करेंगे, जैसे आप नोट कर लीजिएगा, अगर पहले नंबर पे है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, किसका, वर्षावन की बात करें, या दलदल की बात करें, या अगर हम दलदल को छोड़ दें, अगर हम जो है कि एस्चुरी की बात करें, है ना, ज्वारनदमुख की अगर हम बात करें, तो इसकी जो कुल एनपीपी होती है वो 2000 होती है, 2000 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर पर ईयर। अगर आगे हम इसकी बात करें, अगर हम रेगिस्तानी भागों की बात करें, किसकी, रेगिस्तान की, रेगिस्तान में अगर हम शीत रेगिस्तान की भी बात करें, जैसे कि जो लद्दाख वगैरह का जैसे क्षेत्र हो गया, या फिर अगर हम हिमाच्छादित क्षेत्र की, सब नोट कर लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, हिमाच्छादित, अगर हम हिमाच्छादित क्षेत्र की बात करें तो इसकी जो कुल एनपीपी होती है शुष्क भार में वो केवल 3 ग्राम होती है, 3 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, प्रति वर्ष, याद रखिएगा। अगर हम रेगिस्तान में ही पाई जाने वाली, तीसरे नंबर पर रेगिस्तानी, रेगिस्तानी अगर हम झाड़ी की बात करें, रेगिस्तानी झाड़ी की बात करते हैं तो ये बढ़ जाती है, ये 70 ग्राम हो जाता है, 70 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में 1 वर्ष में 70 ग्राम एनपीपी यानी कि शुद्ध प्राथमिक उत्पादन यानी कि ऊर्जा संचित होती है। अगर हम खुले सागरों की बात करें, नोट कर लीजिएगा चौथे नंबर पर, अगर खुला सागर है कोई भी, अगर खुला सागर है तो उसका जो होता है वो है 125 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति ईयर, है ना, यानी कि प्रति वर्ष। अगर हम 5वें नंबर पर बात करें, अगर हम अल्पाइन क्षेत्र की, टुंड्रा जो उसमें है पहाड़ी सॉरी बर्फीले इलाकों की अगर हम बात करेंगे, अल्पाइन और टुंड्रा की बात करते हैं, तो इसमें 140 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष होता है। तो आप ये चीजों को समझेंगे।
इसके बाद हम इकोक्लाइन की बात कर रहे थे। इकोक्लाइन को हम अलग से समझ लेते हैं। इकोक्लाइन वास्तव में होता क्या है? देखिए, जब दो विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र, जैसे खास करके अगर हम पादप समुदाय की बात करेंगे, तो दो विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के बीच में जो संक्रमण मंडल पाया जाता है उसको हम इकोक्लाइन कहते हैं। और वास्तव में ये प्रवणता होती है, ग्रेडियंट होती है, जिसके सहारे पादप समुदाय भौतिक दशाओं में परिवर्तन करते हुए अलग हो जाते हैं। जैसे इकोक्लाइन क्या है? ये एक इलाका दूसरा है, और अगर हम बात करेंगे तो ये एक इलाका दूसरा है, लेकिन बीच में कोई ऐसा इलाका आया जहां पर ये दोनों इलाके मिक्स हैं। खास करके अगर हम पादपों की बात करेंगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम इकोक्लाइन बोलते हैं। अब जैसे समझिए, उदाहरण के लिए यहाँ पर एक जंगल है, ये एक जंगल दिया गया है, और यहाँ पर घास भूमि है, मतलब कि ये वन पारिस्थितिक तंत्र है और ये घास भूमि पारिस्थितिक तंत्र है। लेकिन इसको अगर हम अब बात करें कि ये है क्या चीज, देखिए, इसको अगर हम बात करें घास भूमि की, तो इसके बीच का जो संक्रमण मंडल है, इसके बीच के संक्रमण मंडल को ही हम इकोक्लाइन कहते हैं। इसके बीच का जो संक्रमण मंडल है, इसके बीच का संक्रमण मंडल इकोक्लाइन कहलाता है। ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझने वाली बात है, आप समझिएगा, है ना। इकोक्लाइन कहलाता है। इसके अलावा इकोटोन की चर्चा भी हम करेंगे आगे यहाँ पर, जो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको अगर हम बताना चाहें, ठीक है, देखिए, ये कोई एक इलाका था, ये कोई इलाका था और ये कोई इलाका था। तो एक बीच का जो संक्रमण मंडल होता है, जिसमें स्पष्ट रूप से ट्रांजिशनल एरिया का हमें पता चलता है। ट्रांजिशनल एरिया का हमें स्पष्ट रूप से जिसमें पता चल रहा है, उसको हम इकोक्लाइन कहते हैं। और जिस एरिया में, जैसे कि ये नंबर 1 है और ये हम नंबर 2 बना लें, तो नंबर 1 में हमें स्पष्ट रूप से जो है कि बिल्कुल पतली प्रवणता लाइन हमें दिख रही है, पतली प्रवणता लाइन, वो इकोटोन होगा। और ट्रांजिशनल एरिया जब हमें बहुत बड़ा दिखता है तो वो क्या होता है? इकोक्लाइन होता है। तो इन दोनों बातों को आप याद रखिएगा, ठीक है। नंबर 1 में ये जो आपको व्हाइट वाला दिखाया गया है, ये इकोटोन है। और यहाँ पर ये नंबर 2 में क्या है? जो पूरा ट्रांजिशनल एरिया, ये पूरा एरिया आपको जो दिखाया जा रहा है, ये पूरा ही क्या है? इकोक्लाइन है, ठीक। तो इधर से इधर की चीजों को अलग ये कर रहा है, इधर की चीजों को अलग ये कर रहा है। तो इन चीजों को आपको समझना है, ठीक है। इकोटोन क्या होता है? एक छोटा क्षेत्र होता है। अगर ये बड़े पैमाने पर हो जाए तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं? हम इकोक्लाइन का नाम देते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को समझना है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, लार्ज स्केल ग्रेडियंट और शार्प चेंज, है ना। ग्रेडियंट का शार्प चेंज हो रहा है और लार्ज स्केल ग्रेडियंट है, शार्प चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर वो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। तो ये पूरी तरीके से अच्छे तरीके से आपको समझना है। इसके अलावा अगर हम सेरे की बात कर रहे थे, तो इकोक्लाइन क्या होता है? समझ में आ गया आपको? इकोक्लाइन क्या होता है? इकोक्लाइन क्या होता है? इकोक्लाइन दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच का संक्रमण मंडल होता है, जिसमें से दो पारिस्थितिक तंत्र अलग अलग हो जाते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर घास भूमि है, ग्रासलैंड है, और ये वन पारिस्थितिक तंत्र है। अब घास पारिस्थितिक तंत्र और वन पारिस्थितिक तंत्र एक साथ में जब अलग होते हैं, तो कुछ घासें जंगल में भी आ जाती हैं और कुछ पेड़ जो है जंगल के घासों में भी चले आते हैं। ये अचानक से एकदम से अलग नहीं हो जा सकते कि नहीं एकदम एक लाइन के द्वारा इनको हम अलग कर दे, तुम इधर हो जाओ हम इधर हो जाए, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ घासें अंदर तक भी होती हैं और एक दो पेड़ कुछ क्या होंगे, मतलब कुछ जो वन होंगे वो इधर तक होते हैं। तो अचानक से दो पारिस्थितिक तंत्र अलग नहीं होते, उनके बीच में मिलावट होती है और उसी मिलावट को हम बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र, और उसी संक्रमण क्षेत्र को बोलते हैं इकोक्लाइन। अब हम बात करते हैं सेरे की। सेरे क्या होता है? देखिए, जब किसी पारिस्थितिक तंत्र का विकास और संवर्धन होता है, जब किसी पारिस्थितिक तंत्र का विकास होता है, संवर्धन होता है ना, यानी कि इसका डेवलपमेंट होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र में कुछ ट्रांजिशनल स्टेजेस आते हैं। विकास अनुक्रमों में कुछ ट्रांजिशनल स्टेजेस आते हैं। ट्रांजिशनल स्टेज का मतलब कि एक प्रजाति यहाँ थी और जो बिल्कुल काली थी, अब एक प्रजाति इसकी संतान हुई जो थोड़ी गोरी हुई, और इसकी जो आगे की संतान हुई ये बहुत ज्यादा गोरी हो गई। तो बीच की जो मतलब ये एकदम काला आदमी और ये एकदम गोरा आदमी, लेकिन बीच के जो लोग होंगे वो क्या होंगे? वो सेरे कहलाएंगे, ठीक है। यानी कि बीच की ट्रांजिशनल जो अवस्थाएं होती हैं, ट्रांजिशनल जो संक्रमणकालीन अवस्थाएं होती हैं,
दो पारिस्थितिक तंत्र के विकास अनुक्रमों की, उसी को हम सेरे का नाम देते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, पारिस्थितिक तंत्र के विकास अनुक्रमों की, किसी पारिस्थितिक तंत्र के विकास अनुक्रमों की मतलब कि एक पारिस्थितिक तंत्र ये है, ये विकास करके यहाँ पर पहुंचा, ठीक ना, पहले यहाँ था, अब कहाँ पहुंच गया, नंबर 2 पे पहुंच गया। तो अब इसके बीच में कुछ विकास की प्रावस्था चली होगी, कुछ चीजें आई होंगी जो इसमें चेंजिंग लाई होंगी, तो इसके जो बीच की बात है, इनके विकास प्रावस्थाओं की जब हम बात करते हैं, जब ये डेवलप करता है, संवर्धित होता है, तो इसी को कहते हैं सेरे। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। इकोटोन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ओवरलैप करती हैं, जैसे समझिए ये एक एक्वाटिक जोन है, एक जलीय तंत्र है, और यहाँ पर क्या है, स्थलीय तंत्र है। जैसे मान लीजिए कि भूमि है, और भूमि से सटा हुआ कोई नदी है या कोई समुद्र है, तो भूमि पर जो जीव जंतु वगैरह रहते हैं ये पूरी तरीके से पानी में चले नहीं जाते हैं, किनारे पर ही रहते हैं, और जो घास वगैरह जमीन पर पाई जाती है ये बिल्कुल समुद्र में नहीं होती है। तो घास और समुद्र का पानी, जीव जंतु इसमें जो निवास करने वाले हैं ये बीच में आ जाते हैं, है ना, मतलब कि समुद्र की कुछ चीजें, कुछ जंतु, कुछ तत्व इधर भी आते हैं, और इनके कुछ चीजें, कुछ तत्व इधर भी आते हैं। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ये लोग इधर आ गए और पूरी तरीके से ये लोग भी इधर चले गए, ऐसा नहीं होगा। ये बीच में एक ऐसा ओवरलैप जोन होता है जिसमें ये निवास करते हैं या अपना रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, हम इकोटोन बोलते हैं, या इकोक्लाइन हम उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद है। विश्व स्तर पर विटेकर महोदय ने विश्व स्तर पर, नोट कर लीजिएगा इसको, 4 प्रकार के इकोक्लाइनों को दिखाया था। ठीक है, 4 प्रकार के इकोक्लाइनों को इन्होंने बताया था कि देखिए 4 प्रकार के इकोक्लाइन हैं, जो डायग्राम्स के आधार पर जो परिच्छेदिकाएं होती हैं, अगर हम उसको बनाएंगे तो बनेंगे। पहला क्या है, बढ़ती शुष्कता के आधार पर अपलेशियन से दक्षिणी टेक्सास तक, नोट कर लीजिएगा इसको, अपलेशियन से दक्षिणी टेक्सास तक। दूसरा क्या है, भूमध्य रेखीय वर्षावन से रेगिस्तान तक, है ना, वर्षावन से रेगिस्तान तक। तीसरा क्या है, एंडीज पर्वत के सहारे, यानी कि बढ़ती ऊंचाई और घटते तापमान के आधार पर एंडीज पर्वत के सहारे धरातलीय सतह से ऊंचाई तक, यानी कि तीसरा क्या है, सतह से ऊंचाई तक। और चौथा इन्होंने बताया कि टुंड्रा प्रदेशों में। तो इस तरीके की ये सारी चीजें होती हैं। अगर हम इसके कंपोनेंट की चर्चा करेंगे तो इसके कंपोनेंट को हम इसके अगले भाग में देखेंगे कि क्या इसके कंपोनेंट होते हैं, अगली क्लास में, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। तो इसके हम कंपोनेंट की अगली क्लास में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा वहां पर हमारे साथ में। क्लियर? क्लास अगर पसंद आई हो, अगर कोई डाउट इसमें आपको लगे तो उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।